नमस्कार दोस्तों, एशियन न्यूज का एक विशेष कार्यक्रम है संतुलन का समीकरण। और दरअसल ये संतुलन का समीकरण एक प्रकार से एक थॉट है कि हम जिस भी समाज में रहते हैं, जिस भी व्यवस्था में रहते हैं, जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हैं, वहाँ हमेशा एक संतुलन होना चाहिए। अगर वो संतुलन बिगड़ता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होती है। हम ये मानते हैं कि समाज में पूरा समाज जो है वो एक संतुलन से चलता है, अपने नियम प्रक्रिया से। यदि हम बात करें सिविल सोसाइटी की, तो सिविल सोसाइटी में भी ये होता है कि लोग अपने जो सिविलाइजेशन जिसको हम कहते हैं कि लोग जागरूक हैं, समझदार हैं, ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे दूसरों को तकलीफ हो। पर हम जिस समाज में रहते हैं, भारतीय समाज में, हम केवल आज की चिंता नहीं करते, हम आने वाली पीढ़ियों की भी चिंता करते हैं। हमको लगता है कि हमारे बाद जो पीढ़ी आएगी उसको बढ़िया शिक्षा मिले, उसको बढ़िया पानी मिले, उसको स्वास्थ्य शिक्षा मिले, उसको पर्यावरण मिले। और बेहतर पर्यावरण के लिए ज़रूरी है कि हम उनको ऐसी विरासत छोड़ के जाएं, ये ना हो कि हम पूरा नष्ट करके जाएं और आने वाली जो पीढ़ी है वो सांस लेने के लिए भी उसको तकलीफ़ हो। हम देख रहे हैं कि अभी पूरी दुनिया में कई जगह पानी को लेकर बहुत मारामार है कि पानी लोगों ने निकाल लिया है। हम पेट्रोल निकालते जा रहे हैं धरती से। हम धरती के भीतर जो कुछ है उसको उलीचना चाहते हैं। और एक होता है कि हम अपनी ज़रूरत के लिए कोई चीज़ लेते हैं, और एक होता है माफिया जो उसको उसका उत्खनन करता है, उस पर कब्जा करता है और उसको उससे सौदेबाजी करता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमने आज का जो विषय रखा है वो जो हमारा घटता बढ़ता जो पर्यावरण में जो प्रदूषण है, हम उसकी बात कर रहे हैं। प्रदूषण कई तरह का है। अभी हम केवल ये बात नहीं कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल एरिया से धुआं निकल रहा है या जो गाड़ियों में डीजल गाड़ी से धुआं निकल रहा है। हमारे समाज में कई तरह के जो है वो प्रदूषण है। वो ध्वनि प्रदूषण भी है कि हम इतना तेज लाउड स्पीकर बजाते हैं, हम इतना तेज डीजे बजाते हैं कि हम दूसरों की का जीना हराम कर देते हैं। प्रदूषण ऐसा भी है कि हम किसी भी समाज जाति के हों, हम जब धार्मिक जुलूस निकालते हैं तो उसमें भी हम इतना नाच गाना, इतना हो हल्ला करते हैं धर्म के नाम पर कि वहां पर भी लोगों को तकलीफ होती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एशियन न्यूज की खास पेशकश संतुलन का समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन में। आज की जो हमारी परिचर्चा है ये किसी विशेष वर्ग पर आधारित नहीं है। आज हम बात करेंगे हमारे 140 करोड़ देशवासियों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं प्रदूषण के घटते बढ़ते स्तर के बारे में, और हम जानेंगे हमारे आने वाले भविष्य के बारे में, क्या प्रयास किए जा रहे हैं और क्या सुधार किए जा रहे हैं या कहां तकलीफें आ रही हैं। इन सब के बीच हम एक संतुलन का समीकरण तलाश करेंगे। आप सभी हमारे बीच शामिल हुए हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए इस परिचर्चा को सबसे पहले मैं शुरू करता हूं टीके भोई जी से। भोई सर, आप यातायात व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, शासकीय व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। हमारे देश में 35% जो प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण, वो हो रहा है ट्रांसपोर्ट सेक्टर से। तो उसके सुधार के लिए या गाड़ियों में क्या ऐसी चेकिंग की जाती है आप लोगों के द्वारा, जरा उसके बारे में हमें बताइए। जी नमस्कार, धन्यवाद एशियन न्यूज को जो मुझे यहाँ आने का मौका दिया। तो सबसे पहले तो बोलना चाहूँगा कि देखिए, वाहनों पर जो भी प्रदूषण होता है, मोटर यान अधिनियम में ट्रैफिक पुलिस को अधिकार दिया है। मोटर यान अधिनियम 190(2) में यदि कोई वाहन प्रदूषण फैलाता है तो उसको चालानी कार्रवाई करने का और निर्धारित जो मापदंड है, निर्धारित जो उसको जुर्माना का राशि है, उसे परिशमन किया जाए। लेकिन किसी भी प्रकार का प्रदूषण क्यों न हो, चाहे जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, भूमि प्रदूषण हो, चाहे किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो, उसी प्रकार किसी भी प्रकार के प्रदूषण से हमारे मानव नस्ल जाति को, हमारे आने वाले नस्ल को विपरीत प्रभाव पड़ता है, विभिन्न प्रकार की बीमारी होती है। जहां तक आपका प्रश्न था, उसके लिए हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए सर, यानी कि किसी भी प्रकार का जो जिस वाहन की उम्र जो 15 साल से ऊपर का हो गया है तो वो माने चलने के काबिल नहीं है, यानी कि उससे ज्यादा प्रदूषित फैलता है, तो उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा परिवहन विभाग जो छत्तीसगढ़ शासन की जो पार्टी एक बॉडी है, उनके द्वारा ऐसे वाहनों को फिटनेस परमिट प्रदान नहीं किया जाता। तो आपको लगता है कि इसमें कुछ जागरूकता प्रोग्राम जैसा कुछ चलाया जाना चाहिए?
जी ये लगातार आप लोगों के द्वारा चलाया जाता है कुछ इस जी प्रकार का? मेरे द्वारा मैं यातायात प्रशिक्षक हूँ, ट्रेनिंग चलाता हूँ। किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी सेमिनार में, इवेंट में सभी प्रकार इस प्रकार की जानकारी देता हूँ लोगों को प्रदूषण फैलाने के लिए। अभी निश्चय ये भी हमारा कि रायपुर पुलिस द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया था, सुनो रायपुर, जिसमें हम नशे के विरुद्ध में एक अभियान छेड़ा था। उसके माध्यम से भी हम पर्यावरण के बारे में लोगों से बात किए हैं। जी, तो मतलब अगर पुलिस द्वारा किसी को रोका जाता है तो उसे उस बारे में बताया भी जाता है कि ये चीजें गलत है और आपको इस पे सुधार लाना चाहिए? जी निश्चय, इस बारे में फाइन, आपने ठीक बात बोली कि फाइन उस चीज का निष्कर्ष नहीं है, उस पे ये मैं सहमत हूँ इससे सर। फाइन ही उस चीज का निष्कर्ष नहीं है कि फाइन काट दें कि फलाने आदमी को उसने कि ज्यादा धुआं फैलाते वाहन चला रहा है या यानी कि माने ज्यादा प्रेशर हॉर्न बजा रहा है, ये फाइन ही पर्याप्त नहीं है कि हमको समझना चाहिए। यदि वह मैं प्रदूषण फैलाता हूँ, कोई आम जनता कोई भी प्रदूषण फैलाता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसका प्रभाव उसी पर्सन को होता है। जी। तो इसीलिए हमारे आने वाले नस्ल को, हमारे आने वाले जनरेशन को यदि सुरक्षित रखना है, बचाए रखना है, तो हमें प्रदूषण से जरूर लड़ना चाहिए और प्रदूषण को जरूर रोकना चाहिए। धन्यवाद भोई साहब। गीतिका बरड़िया जी हमारे साथ हैं, रूप केसरी वाटिका चैरिटेबल ट्रस्ट से। एक अलग टाइप का संगठन आपने बनाया है मैडम, आप लोगों ने मिलके, युवाओं की टीम है एक बहुत अच्छी। किस प्रकार का कार्य आप लोग कर रहे हैं, उसके बारे में जरा हमें साझा करें। हमारे यहाँ 6 इनिशिएटिव पे काम करते हैं। प्लांटेशन ड्राइव, फूड डोनेशन ड्राइव, बर्ड अनकेजिंग और मतलब जो रास्ते में जानवर जो है घूमते रहते हैं उनको रोटियां खिलाते हैं। जी। तो ये लॉकडाउन के टाइम ये हमने स्टार्ट किया 2020 में। प्रखर कोटड़िया जो इसके फाउंडेशन है, उन्होंने ये स्टार्ट किया जब उन्होंने ये देखा कि लॉकडाउन में ऑक्सीजन की इतनी प्रॉब्लम हो रही है और जो बाहर गांव आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लिया, हाँ आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की, और जो बाहर में गाय कुत्ते जो ऐसी उनको खाना नहीं मिल पा रहा था उस वजह से। तो उन्होंने मुंगेली में ये स्टार्ट किया। वो खुद निकल के डिवाइडर्स पे गड्ढा खोदते थे और प्लांटेशन लगाते थे। और अपने घर पे रोटियां बना के गाय और कुत्तों को खिलाते थे। इस तरीके से ये मुहिम स्टार्ट हुई और फिर उन्होंने सोचा कि इसको आगे बढ़ाया जाए और आज इतने बड़े उसमें ये स्टार्ट हुआ है। अच्छा, तो एक प्लांटेशन का बहुत यूनिक कंसेप्ट आप लोग लेके आए हैं कि लोगों के नाम से आप लोग कुछ प्लांटेशन करते हैं या वैसा कुछ है? हाँ, उसके बारे में जरा हमें बताएं। आज के टाइम किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो खुद जाके प्लांट लगा ले। जी। तो फिर हम उनके बिहाफ में, अगर किसी का ओकेशन है, कोई किसी का बर्थडे, किसी को अपनी स्मृति मतलब किसी अपने दादाजी दादी जी की स्मृति में करवाना है, जी। तो वो उस पे करवाते हैं और हम उनके बिहाफ में मतलब प्लांटेशन करते हैं। अच्छा। आप एक युवा हैं, एक लंबा समय आपके पास है, तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या चेंजेस आने चाहिए जिससे एक अच्छी हवा में हम आगे का वातावरण स्थापित कर सकें और एक अच्छी जीवन शैली जी सकें? हम आगे बहुत से ज़्यादा प्लांटेशन का हमारा प्लानिंग है जी। जैसे हम जो ये प्लांटेशन है ये गांव के गोठान में और स्कूलों में करते हैं। तो अगर अभी हम ये करेंगे तो ये आगे वाले टाइम में एक बगीचा बन जाएगा। तो जो हम फलदार वृक्ष लगाते हैं ये गांव वालों के बहुत काम आएगा सोसाइटी में, या तो वो खुद कंजप्शन कर सकते हैं या उसको बेच सकते हैं। तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है और इकोनॉमिक वे में भी अच्छा है। हमारे बीच सोनल गुप्ता जी हैं मारुति ड्राइविंग स्कूल से। तो सोनल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आप लोग ड्राइविंग की ट्रेनिंग देते हैं तो उस समय क्या जो चीजें आप लोग बताते हैं, ड्राइविंग की जो स्किल्स आप बताते हैं लोगों को, तो उसमें इसका भी कहीं ना कहीं उल्लेख होता है कि कहीं ना कहीं नॉइज पॉल्यूशन के लिए हमें काम करना चाहिए, हॉर्न वगैरह का यूज किस प्रकार करना चाहिए या कब करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये सब सारी चीजें बताई जाती हैं। मारुति द्वारा ये जो अभियान चालू किया था ड्राइविंग स्कूल का, वो इसलिए चालू किया गया था कि अभी आज की डेट पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो होते हैं यंगस्टर्स के, क्योंकि उनको प्रॉपर ड्राइविंग स्किल्स नहीं सिखाई जाती है। उनको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस पता नहीं होते हैं, कैसे हमें ड्राइव करना है वो पता नहीं होता है। तो मारुति ने ये जो ड्राइविंग स्कूल चालू किया वो इसीलिए चालू किया कि ताकि यंगस्टर को ये सारी चीज़ें पता चल सके। ये
जो है 2008 में अभियान चालू हुआ था, आज ये 551 जगह में ये स्कूल ओपन है मारुति द्वारा। क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने कहा कि सबसे ज्यादा जो प्रदूषण होता है वो प्रदूषण होता है वाहनों से। जी ये आपने बिल्कुल सत्य कहा, क्योंकि अगर किसी फैक्ट्री से ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है तो वो किसी एक जगह होगा, तालाब में हो रहा है तो वो सिर्फ उसी तालाब में होगा, बट वाहन एक ऐसी चीज है जिससे हर जगह वो जहां भी जाएगा वो प्रदूषण फैलाएगा। इसके लिए हमारे यहाँ जो अभी अभियान चल रहा है, आपने सुना होगा पहले V4 मॉडल आता था, फिर V5 हुआ, अब V6 मॉडल आ गया है। ये इसका अपग्रेडेशन सिर्फ इसीलिए हो रहा है ताकि पॉल्यूशन जो है वो कम हो सके। अभी आपने देखा होगा EV मॉडल्स भी आ चुके हैं जो बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री हैं, बट उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए बाकी के मॉडल्स को अपग्रेड किया जा रहा है मारुति द्वारा ताकि पॉल्यूशन कम हो सके। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी अगर मेंटेन है तो पुरानी गाड़ी भी हो तो उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है? नहीं, ये थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि एक समय था जब लोग साइकिल पे चलते थे और 2 व्हीलर खरीदने के लिए सोचते थे। थोड़ा समय आगे बढ़ा, लोगों के पास 2 व्हीलर पहुंच गया तो उन्होंने कारों के लिए सोचना शुरू कर दिया। अब जब से कार आ गई तो पुराने जो व्हीकल्स होते थे वो बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाते थे। डीजल वाहन आप देखेंगे मारुति ने बनाना सिर्फ इसीलिए बंद कर दिया क्योंकि वो पॉल्यूशन ज्यादा फैलाते थे। आज की डेट में मारुति में सिर्फ पेट्रोल के मॉडल्स आते हैं, अदाप अरीना में देखते हैं तो पुराने वाहन जितने ज्यादा चलेंगे वो उतना ज्यादा प्रदूषण फैलाएंगे। इसीलिए मारुति ने उसके लिए भी एक्सचेंज निकालना शुरू कर दिया कि पुराने वाहन आए और वो उसको डिसमेंटल करते जाए, क्योंकि 15 साल बाद भी हमारे यहाँ वाहन यूज होते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो। जी जी, धन्यवाद सोनल जी। हमारे बीच डॉक्टर संदीप दुप्पड़ जी हैं, चेयरमैन सुरक्षित भाव फाउंडेशन से। संदीप जी, आपकी जो फाउंडेशन है, जो ग्रुप है, आपका कार्यक्रम है, योजनाओं में लगा रहता है, तो उसके बारे में जरा हमें बताइए। कोई ऐसा आपका कार्य जिससे आप पब्लिक के बीच लेकर गए हो या जनता के हित में रहा हो? सभी को नमस्कार जी। एशियन न्यूज़ को आज मुझे और हमारी संस्था के यहाँ बुलाने पर मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि हमें अपनी बातें रखने का मौका मिलता है। संतुलन का जो ये विषय आप लोगों ने उठाया हुआ है पर्यावरण को लेकर, हमारी संस्था गत 10 वर्षों से कार्यरत है और हम लोग अलग ट्रैफिक रेडियो चलाते हुए पब्लिक तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। पर्यावरण से संबंधित सभी को मालूम है कि हरियाली एक शहर को सुंदर बनाती है, न केवल सुंदर बल्कि ऑक्सीजन भी देती है। शहर में पेड़ों की संख्या बड़ी कम हो चुकी है। आज हमें कोई वाहन लगाना होता है तो हम गर्मी के दिनों में छांव ढूंढते हैं कि वो कहीं पर कोई छांव मिल जाए तो हम अपनी गाड़ी को 10 मिनट खड़ी कर सके। यहाँ 45 to 48 डिग्री टेम्परेचर जाता है। तो इस तरीके से हमारी जो संस्था है एक सामाजिक काम करती आ रही है। हम लोगों को जागरूकता में हम सहयोग करते हैं कि वो जागरूक बने और घरों में आसपास में खुली जगह पे या कोई ऐसी जगह पे पेड़ पौधे लगाएं। अच्छा संदीप जी, मैं आपने जो चीजें बताई अभी, इसको जैसे आपने CSR के बारे में बताया, फंड्स तो कंपनियों के पास रहते हैं, इंडस्ट्रीज के पास रहते हैं, लेकिन उनका मुख्य काम है प्रोडक्शन का, वो ये सब चीजों में उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आपको लगता है कि कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनीज भी होना चाहिए जिनको कंपनीज के साथ मिलकर ये सब कार पे फील्ड्स पे काम करना चाहिए? जी हाँ, यहाँ पर जो CSR अंदर में प्रोजेक्ट के अंतर्गत में कुछ कॉर्पोरेट जरूर हैं जो इस काम में ध्यान देते हैं, पर मैं समझता हूँ ये ऐसे 10 से 15% ही हैं। अच्छा, जो प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देते हैं। 80-85% तो पैसे को रोटेशन करने में लगे रहते हैं। हम उनके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स भी लेके जाते हैं तो वो हमें पहले तो हाँ करते हैं, उसके बाद फिर वो नकार देते हैं, पता नहीं क्यों, जबकि उनका ये दायित्व भी बनता है कि अगर प्रदूषण कर रहे हैं तो पर्यावरण का ध्यान देने के लिए उनको भी आगे आना चाहिए। राहुल जी, किस प्रकार के काम आपका फाउंडेशन कर रहा है या जो आपका ग्रुप है किस प्रकार से इस समाज के सेवा कार्यों में जुड़ा हुआ है? धन्यवाद एशियन न्यूज़ इधर आमंत्रित करने के लिए हमको। सबसे पहले मैं बताऊं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं मैं, जो पिछले हफ्ते आपने परिवहन से रिलेटेड रेल के ऊपर जो समस्याओं का दिखाया था अपने चैनल के माध्यम से जी। तो आपको ये बताऊं कि आज जो लोकल ट्रेन है 7:10 पर छूटने वाली, आज टाइम से तिल्दा पहुंचाई उसने 40 मिनट में। इसके लिए आपको धन्यवाद। बहुत सारे लोगों को फ़ोन आया था। और दूसरी बात, हमारा संगठन जो है कोविड में लोगों को अवेयरनेस का बहुत काम किया उसने।
और पर्यावरण से रिलेटेड भी हम लोगों ने काम किया, काफ़ी वृक्षारोपण वगैरह किए हम लोगों ने अपने संगठन के माध्यम से। जी, आप भिलाई स्टील प्लांट की बात कर रहे हैं और दूसरे औद्योगिक क्षेत्र की, तो भिलाई स्टील प्लांट एक समझ लीजिए एक शहर बसाया, भिलाई को उसने बसाहट दी वहां, लेकिन प्लांटेशन इतना ज्यादा है, कहीं ना कहीं फर्क आपको महसूस होता है? बहुत फर्क महसूस होता है जी। आप टाउनशिप एरिया में, वही आपको बोल रहा हूँ कि सिलतरा में कितने सारे उद्योग हैं जी। और एक तरफ भिलाई स्टील प्लांट, वो भी टाउनशिप के अंदर, और वहां पर बसी बसाई कॉलोनियां हैं जी। वहां पर आपको पेड़ों पर बिल्कुल एक धूल नहीं मिलेगी जी। आज यहाँ आप घर को देखें, हर घर में सुबह सुबह आप अगर देखें तो एक कालिक पना आपको दिखेगा, कालापन। जी। वो कहाँ से आ रहा है? चिमनियों से ही आ रहा है। इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। ईएसपी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है चिमनी में। एसपीएम लेवल जो होता है, एक एसपीएम होता है जो धूल डस्ट जी को कंट्रोल करने का काम करता है। जब भी एक संयंत्र लगता है तो उसमें आप ये देखिए कि उस एरिया का संयंत्र लगने से पहले एसपीएम लेवल क्या था और संयंत्र लगने के बाद एसपीएम लेवल क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद राहुल जी, काफी अच्छी सारी जानकारियां आपने हमें प्रदान की। आगे बढ़ते हैं, कमलदीप सबरवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं साउंड व्हील से। सर, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। जी सर, जी सर। ये जो प्रदूषण और ये सब बातें की जा रही हैं, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, आपको क्या लगता है गाड़ियों में क्या सुधार किया जाना चाहिए जिससे ये सब प्रदूषण में कमी? पहली बात तो अभिनीत जी आपका अभिनंदन है बहुत बहुत यहाँ इन्वाइट करने के लिए और एशियन न्यूज़ का, कि जो एकदम मुख्य टॉपिक पे हमको यहाँ लेके आया है। सबसे पहले जैसे कि पेट्रोल और डीजल गाड़ी का देखा जाए, कई बार बोलता है कि पेट्रोल कम एमिट करती है, तो हार्डली सर कोई फर्क आता है। एक कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, पेट्रोल से थोड़ा सा कम निकलता है और डीजल में थोड़ा ज़्यादा मात्रा में निकलता है। यदि अगर उसके मनुष्य पे इफेक्ट देखा जाए तो सिर दर्द होना ये साइंटिफिकली प्रूवन है। फिर उसमें उनका भूल जाना, तनाव रहना, बहुत सारे सर क्या मनुष्य को भी इफेक्ट करता है। और एनवायरमेंटल को अगर देखा जाए तो एक ग्रीन हाउस गैस होती है, ठीक है, जो कि एक क्लाइमेट को संतुलन बनाने हेतु, और दूसरा आपका जो ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट करती है, तो उस पर डायरेक्ट आपका इफेक्ट पड़ता है उस पर। एक नई हाइड्रोजन तकनीक भी आई है, जरा हमें उसके बारे में आप बताइए, ये क्या जी तकनीक सर, ये हमारे केंद्र मंत्री जो नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा लाई गई है। कई बसेस चलाई जा रही है महानगरों में। हाइड्रोजन में सर ऐसा होता है कि हाइड्रोजन फ्यूल होता है, उससे अभी फिलहाल बस पे ये मतलब एज ए एग्जांपल तौर पे अभी यूज़ किया जा रहा है। वो सर उसमें एमिशन में आप H2O वाटर निकलता है और दूसरा आपका एयर, हॉट एयर निकलती है, तो उससे सर ऐसा जितना एनवायरनमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो बहुत अच्छी तकनीक है, उसको भी लेके आना चाहिए ईवी के साथ साथ मेरे हिसाब से। तो आपको लगता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कारगर है सर। वही अब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। वाटर H2 एक तरह का वाटर हो गया और गैस अपना गैस के रूप में एयर निकलती है, वार्म एयर। तो आगे जाके ईवी व्हीकल और हाइड्रोजन व्हीकल्स अगर बढ़ती हैं तो आपको लगता है कि प्रदूषण में कहीं ना कहीं सर बहुत फर्क पड़ेगा, 70 to 80% आपका फर्क आ जाएगा। जी। और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, भारत स्टेज 5, 6 की बात की थी में हमारे थोड़ा सा कार्बन मोनोऑक्साइड और सबको थोड़ा सा बैलेंस करके चला है। बट जब तक के सर कार्बन मोनोऑक्साइड पेट्रोल और डीजल से जो एमिट करते हैं, भले वो नया व्हीकल हो कुछ भी हो, उसमें नए व्हीकल में थोड़ा सा कम क्वांटिटी में जाता है, पुराने में अगर जैसे। और ये यूरिया क्या है? एड ब्लू आजकल जो गाड़ियों में एड ऑन हो रहा है वो क्या है? सर यूरिया टेक्नोलॉजी बेसिकली ये है कि आपका एक तरह का जैसे कि अपन जैसे इंजन ऑयल और वो सब डाला जाता है, तो उसके रूप में एक यूरिया डाला जाता है, तो वो भी एक थोड़ा सा कारगर रहता है, बट इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। वो भी यूरिया भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता ये सब चीज़ों को। धन्यवाद कमलदीप जी। जी सर, थैंक यू सर। हमारे बीच पीलू कुलदीप जी हैं पीयूसी जांच केंद्र से। जरा हमें इसके बारे में बताइए कुलदीप जी, ये आप लोग जैसे गाड़ियों की जांच करते हैं तो क्या मानक होते हैं या क्या ऐसे वो रहते हैं, ग्राफ रहते हैं जिसके थ्रू आप गाड़ियों को सर्टिफाइड करते हैं? नमस्कार, मैं आभारी हूँ एशियन न्यूज़ का जिन्होंने हमें मौका दिया बुलाने का। जी। ये पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल होता है, गाड़ियों का पेट्रोल और डीजल गाड़ी का चेक किया जाता है जी, और ये बहुत ही ज़रूरी है। अभी पब्लिक जनता समझती है कि ये ट्रैफिक से बच रहा है, लेकिन अगर हमारे गाड़ी को जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप करने जी, वैसे ही हमारी गाड़ी को भी बराबर अगर पॉल्यूशन कंट्रोल चेक कराया जाए जी, जी। तो उसमें जो कार्बन उत्सर्जन है वो पता चलता है कि इसका कितना आ रहा है और पहले कितना था। तो जितना अच्छा इसका इंजन को करेंगे अच्छा, पॉल्यूशन उतना अच्छा निकलेगा। अच्छा। तो
इसका पेट्रोल का मानक अलग रहता है और डीजल का मानक अलग रहता है। अच्छा। और अभी जो नई गाड़ी आ रही है 2018 की जी, उसमें 1 साल का पोल्यूशन कंट्रोल होता है। अच्छा। और ऑनलाइन हो गया अब सर। अच्छा अच्छा। अभी हमारे यहाँ रायपुर में जो एक फिटनेस सेंटर बनाया गया है जी, वो ऑनलाइन फिटनेस सेंटर पूरा मैकेनाइज्ड हो गया है वो, तो आप क्या सोचते हैं उससे कुछ ये सब चीज़ों में फ़र्क आएगा? जी सर, बहुत फ़र्क आएगा। अभी उसमें समय की बचत होगी। पहले गाड़ियों में वहाँ पे जाते थे तो बहुत भीड़ हो जाता था और समय का बहुत नुकसान होता था, तो उसमें सारी मशीनें चेक करती है और कंप्यूटराइज होती है, तो उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा सर। मुख्य मुद्दा है कि जो अभी डीजे पे बात आई जा रही है, क्या आपको ये, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि यह बात जो लोग बोल रहे हैं कि डीजे से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है या श्रवण यंत्र हमारे खराब हो रहे हैं, तो वो आपको क्या लगता है उसके बारे में? मैं इसमें एक विचार रखना चाहूँगा कि अभी हमारे यातायात के अधिकारी श्रीमान भोई साहब जी ने कहा जी, और जो भी चीज़ें हैं, देखिए शादी ब्याह का हमारा काम है, हमारी रोजगार उससे जुड़ी हुई है जी, उनके द्वारा शासन प्रशासन द्वारा समय समय पे जो भी हमें जो मापदंड दिया जाता है जी, जो अधिकार क्षेत्र हमें दिए जाते हैं हमारे रोजगार को संचालित करने के लिए, जो डीबीयाँ ध्वनि विस्तारण यंत्र की जो डीबी 10 डीबी है, 8 डीबी है जी, उस पर हम कार्य करते हैं जी। और जैसा कि विगत 10 वर्ष पहले जी शासन प्रशासन को लगा कहीं कि नहीं, इनके द्वारा बहुत ही अधिकतम स्तर में ध्वनि विस्तारण यंत्र का उपयोग किया जा रहा है, तो शासन द्वारा हमें हिदायत दी, हमारी बैठकें भी बुलाई और जो मापदंड उनके द्वारा दिया गया उसका हम हमारे समिति परिपालन करती है, आगे भी करते रहेंगे। वर्तमान जो अभी परिस्थिति है, अभी आचार संहिता तो वैसे तो लागू है ही, लेकिन शासन प्रशासन को कहीं लगता है कि इसमें और भी कुछ कटौती की जाए, तो उसके लिए हम सदैव तत्पर हैं, क्योंकि देखिए जीवन है तो आस्था है जी, अगर जीवन है ही नहीं तो फिर आस्था का कोई औचित्य नहीं रहता, ऐसा मेरा मानना है। जी जी जी। नहीं, जो लोग कई बार बोलते हैं या बात निकल के आती है कि जर्जर बिल्डिंग्स थी, डीजे धमाल बगल से निकल रहा था तो वो जर्जर बिल्डिंग पूरी हिलने लग गई करके। जी बिल्कुल। तो जर्जर बिल्डिंग के सुधार के बदले डीजे पर आरोप आता है, या कहीं ना कहीं डीजे की मात्रा इतनी ज्यादा रहती है साउंड की जो प्रतिबंधित क्षेत्र हैं जी, प्रशासन द्वारा हमें पहले ही उस मार्ग को आदेश नहीं किया जाता है। जी जी। जैसे कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या रहती है ना, जिनसे कानों से लेकर मस्तिष्क तक जाता है, कई हार्ट के पेशेंट रहते हैं, तो उस प्रकार के मार्गों को हमको प्रतिबंधित लगाया गया है और उन मार्गों पे हम कार्य करते भी नहीं हैं। जी 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 जी, जी। आइए मिलकर कसम खाएं, प्रदूषण को दूर भगाएं। इसी कार्य में जुड़े हुए एक संगठन से हमारे बीच अमिताभ दुबे जी हैं, ग्रीन आर्मी से। मैं आपका स्वागत करता हूं। अमिताभ जी, किस प्रकार का कार्य आपका संगठन कर रहा है, उसके बारे में जरा हमें बताएं। सबसे पहले पर्यावरण की जरूरत जो आज महसूस हो रही है, उसका कारण यह है कि एक तरफ हम जब विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये विकास हम सब के लिए ज़रूरी तो है, लेकिन पर्यावरण का विनाश करके हम विकास नहीं कर सकते जी। उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है जी। अभी कुछ दिनों पहले जब घनघोर बरसात हुई जी, तो एक व्हाट्सएप का सीन मुझे देखने में आया जी, हम सभी ने उसको देखा होगा जी, कि जब जहाँ नेचर है, जहाँ प्रकृति है, पेड़ है, शुद्ध वायु है, वहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ अपने मकान बना रहे हैं, झोपड़ियाँ बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, प्लास्टिक के कचरे, धूल धक्कड़ वहाँ फेंक रहे हैं। वापस जब घनघोर बरसात हुआ तो सारी चीज़ें वापस लौट के आई, वो सारी चीज़ें टूटी जो हमने बनाई थी जी। और फिर इसके बाद में नीचे एक छोटा सा मैसेज था, दिस इज अ रिटर्न गिफ्ट ऑफ नेचर जी। हमने जो प्रकृति को दिया है वो हमको मिल रहा है जी। पर्यावरण की जब बात है, इसमें प्रदूषण की जो बात है जी, इसमें चाहे वो जल का प्रदूषण हो जी, चाहे वो जमीन पे जो गंदगी है, थल का प्रदूषण हो जी, हम एयर पोल्यूशन की बात करें, वायु प्रदूषण की बात करें, या फिर एक और सबसे बड़ा पॉल्यूशन आज के तारीख में है जी, कि लोगों के दिमाग में भी प्रदूषण होता है जी, माइंड पॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं जी।
वो दिमाग का कचरा भी लोगों का निकालना बहुत ज़रूरी है। जी जी। क्योंकि जब हम ग्रीन आर्मी टीम बनाकर हम वर्क करते हैं जी, तो इससे क्या होगा, आप लोग क्यों कर रहे हैं, विचार दृष्टि से क्या होना जाना है, एक पेड़ लगा के आप क्या कर लोगे, आपके एक व्यक्ति के बोलने से क्या होता है। एक जहां आपने कोई पॉजिटिव वर्क किया तो उसमें 2-4 नेगेटिव लोग भी हो जाते हैं और वो बड़े पावरफुल होते हैं। वो नेगेटिव लोग जो होते हैं वो पूरी आपके इस पॉजिटिविटी को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते हैं। तो इसलिए ग्रीन के साथ हमने आर्मी नाम दिया कि जब जरूरत पड़े तो हम अपनी अच्छी बातों को, अपनी सच बातों को। हमारे बीच मोहन वल्यानी जी है प्रकृति की ओर फाउंडेशन से। जरा आपके फाउंडेशन के बारे में हमें जरा बताएं सर। बी बेम्बू फाउंडेशन अभी भी बनाया गया है। 40 सालों से प्रकृति के लिए काम